अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी 90% जिंदगी आपके सोचने से नहीं, बल्कि आपकी हैबिट्स से चलती है, तो क्या आप मानेंगे? सुबह उठते ही मोबाइल उठाना, जरूरत से ज्यादा खाना खाना, बार बार कोई ऐप खोलना, ये सब चीजें आप क्यों करते हैं? आप नहीं, आपका ब्रेन करवा रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली। ये होती है हैबिट लूप की ताकत। आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि कैसे आपकी हर छोटी आदत आपकी किस्मत की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। और अच्छी खबर यह है कि आप इस खेल को खुद के फेवर में बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर लाइफ में, जहां हम लाइफ बदलने वाली किताबों की समरीज लाते हैं, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात कर रहे हैं चार्ल्स ड्यूहिक की अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर द पावर ऑफ हैबिट की। एक ऐसी किताब जिसने यह साबित किया कि इंसान की जिंदगी का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है उसकी आदतें। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे एक रैट के दिमाग से निकला एक एक्सपेरिमेंट आज करोड़ों लोगों की लाइफ बदल रहा है? कैसे कंपनीज आपकी हैबिट्स को पढ़कर आपको चीजें बेचती हैं बिना आपको पता चले? और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी बुरी आदतों को बदले बिना उन्हें पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप हैबिट चेंज का वो साइंटिफिक तरीका जानने वाले हैं जो आपकी लाइफ की गेम को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 1, द हैबिट लूप, हाउ हैबिट्स वर्क। इस चैप्टर की शुरुआत एक बुजुर्ग व्यक्ति यूजीन पॉली की कहानी से होती है, जो वायरल एंसेफेलाइटिस की वजह से अपनी मेमोरी खो चुका था। बीमारी के बाद वो पुराने अनुभव तो याद रख पाता था, लेकिन नया कुछ भी याद नहीं रख सकता था। फिर भी वो हर दिन सुबह खुद ब खुद घर से निकलकर घूम आता और वापस भी आ जाता, जबकि उसे यह भी याद नहीं होता था कि उसका घर किस दिशा में है। यह देखकर रिसर्चर्स को यह समझ आया कि कुछ एक्शंस हम बिना कॉन्शियसली सोचे भी कर सकते हैं, और यही हैबिट्स की ताकत है। एमआईटी के साइंटिस्ट्स ने जब चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने देखा कि जब एक रैट एक मेज में चॉकलेट खोजने जाता है तो शुरुआत में उसका ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे जैसे वह राउट बार बार दोहराता है उसका ब्रेन कम एक्टिव होता जाता है और वो काम ऑटो पायलट पर करने लगता है। यह प्रोसेस कहलाता है चंकिंग, जहां कई छोटे छोटे एक्शंस एक ऑटोमेटिक रूटीन में बदल जाते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो हर हैबिट 3 हिस्सों में बंटी होती है: क्यू, ट्रिगर, रूटीन, एक्शन और रिवॉर्ड, फायदा या सुख। यही तीनों मिलकर बनाते हैं हैबिट लूप। क्यू वो होता है जो हमें कोई काम शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है, जैसे सुबह की खुशबू या लोकेशन। रूटीन वो बिहेवियर है जो हम रिपीट करते हैं, जैसे टूथ ब्रशिंग। और रिवॉर्ड वो सेंसेशन है जो हमें अच्छा महसूस कराती है, जैसे फ्रेशनेस या सेटिस्फैक्शन। यूजीन की स्टोरी ने यह साबित कर दिया कि हैबिट्स हमारे ब्रेन में बेसल गैंग्लिया नाम के हिस्से में स्टोर होती हैं। यह हिस्सा तब भी काम करता है जब बाकी ब्रेन मेमोरी लॉस से प्रभावित हो। यूजीन को राउट याद नहीं था, लेकिन उसका ब्रेन क्यूज को पहचान कर रूटीन फॉलो करता था और उसे रिवॉर्ड मिल रहा था, सेफ्टी और कंफर्ट, जिससे हैबिट बार बार रिपीट हो रही थी। यह भी बताया गया कि एक बार हैबिट बन जाए तो वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, सिर्फ सप्रेस हो सकती है। क्यू और रिवॉर्ड जैसे ही फिर से मिलते हैं, हैबिट दोबारा एक्टिवेट हो सकती है। इसलिए हैबिट्स को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें बदला जा सकता है, उसी क्यू और रिवॉर्ड के साथ एक नई रूटीन डालकर। चैप्टर के अंत में यह समझाया गया कि ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए हैबिट्स बनाता है, ताकि वो हर छोटे छोटे काम को बार बार सोच कर न करे। लेकिन ये हैबिट पावर कभी कभी डेंजरस भी हो सकती है, जैसे ओवर ईटिंग या स्मोकिंग, क्योंकि ब्रेन गुड और बैड हैबिट्स में फर्क नहीं करता। कंक्लूजन यही है कि हैबिट्स हमारी लाइफ का इनविजिबल आर्किटेक्चर है, और अगर हम हैबिट लूप को समझ लें तो हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। चैप्टर 2, द क्रेविंग ब्रेन, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। इस चैप्टर की शुरुआत क्लाउड हॉपकिंस नाम के एक फेमस एडवर्टाइजर से होती है, जिसने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट को दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बना दिया। उस समय लोग दांत साफ करने के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते थे, लेकिन हॉपकिंस ने एक स्मार्ट ट्रिक अपनाई। उसने लोगों को एक क्यू और रिवॉर्ड का पैटर्न दिया। उसने एडवर्टाइज किया कि आपके दांतों पर एक फिल्म बनती है और पेप्सोडेंट से ब्रशिंग करने पर वो साफ हो जाती है, जिससे आपको मिलती है एक फ्रेश और क्लीन फीलिंग।
यही रिवॉर्ड था। यहाँ पॉइंट ये है कि कोई भी हैबिट तब तक मजबूत नहीं होती जब तक उसमें क्रेविंग शामिल ना हो। क्रेविंग ही वो इमोशनल फोर्स है जो किसी भी क्यू को रूटीन में बदलती है। जब आप कोई काम सिर्फ करने के बाद अच्छा महसूस करते हैं तो वो सिर्फ रिवॉर्ड नहीं है, वो क्रेविंग का फुलफिलमेंट है। साइंटिस्ट्स ने यह भी पाया कि जब कोई पर्सन बार बार किसी एक्टिविटी को करता है, जैसे कि टूथपेस्ट लगाने के बाद मिंटी फ्रेशनेस फील करना, तो उसका ब्रेन उस फीलिंग को एंटिसिपेट करने लगता है। धीरे धीरे वो सिर्फ क्यू मिलने पर ही क्रेविंग महसूस करने लगता है। जैसे ही वो टूथपेस्ट देखता है, उसके ब्रेन में फ्रेशनेस की एक्सपेक्टेशन एक्टिवेट हो जाती है और यही मोटिवेशन उसे बार बार ब्रशिंग के लिए पुश करती है। MIT और अन्य रिसर्च लैब्स ने एक्सपेरिमेंट्स करके ये साबित किया कि क्यू और रिवॉर्ड के बीच क्रेविंग ही हैबिट फॉर्मेशन की असली इंजन है। बिना क्रेविंग कोई भी रूटीन लंबे समय तक नहीं टिकती। चाहे वो स्मोकिंग हो, एक्सरसाइज हो या फास्ट फूड, हर जगह क्रेविंग सेंटर में होता है। एक और एग्जाम्पल दिया गया फेब्रीज का, जो इनिशियली मार्केट में फेल हो गया था। बाद में जब प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने उसमें एक प्लेजेंट सेंट ऐड किया और लोगों को ये बताया कि क्लीनिंग के बाद एक अच्छा स्मेल घर में फैलेगा, यानी क्लीनिंग का रिवॉर्ड वो खुशबू होगी, तब जाकर फेब्रीज एक ह्यूज सक्सेस बना। यानी सक्सेस की ये थी कि लोगों को क्यू, क्लीनिंग के बाद एक रिवॉर्ड, फ्रेश स्मेल मिल रहा था और ये स्मेल धीरे धीरे क्रेविंग में बदल गई। इस चैप्टर का मेन इंसाइट यही है कि अगर हम किसी भी हैबिट को बनाना या बदलना चाहते हैं तो हमें क्रेविंग को कॉन्शियसली डिज़ाइन करना होगा। हमें सोचना होगा कि हम किस क्यू से ट्रिगर हों और हमें ऐसा कौन सा रिवॉर्ड दें जिसे हम बार बार उस हैबिट की तरफ नेचुरली खींचें। इन शॉर्ट, हैबिट्स सिर्फ क्यू और रिवॉर्ड से नहीं बनती, उनमें क्रेविंग का होना ज़रूरी है। क्रेविंग ही वो इमोशनल ग्लू है जो हैबिट्स को मजबूत बनाती है। Chapter 3: The Golden Rule of Habit Change: Why Transformation Occurs। इस चैप्टर में ऑथर ने एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया जिसे वो गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज कहते हैं। ये रूल कहता है कि हैबिट्स को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है, और वो भी तब जब हम पुराना क्यू और रिवॉर्ड तो रखते हैं लेकिन बीच की रूटीन को बदल देते हैं। इस बात को समझाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल लिया गया एल्कोहलिक्स एनोनिमस AA का, जो लाखों लोगों की लाइफ बदल चुका है। AA का तरीका यह नहीं है कि आपको शराब की क्रेविंग से छुटकारा मिल जाए, बल्कि यह है कि आप उसी क्रेविंग को किसी और रूटीन से फुलफिल करें। जैसे पहले कोई पर्सन शराब पीकर स्ट्रेस रिलीज करता था, अब वो मीटिंग में जाकर अपने इमोशन शेयर करता है। उसे सेम इमोशनल रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन रूटीन बदल गया है। रिसर्च में ये भी बताया गया कि अगर हम सिर्फ रूटीन को बदलें और क्यू, रिवॉर्ड पैटर्न को सेम रखें तो बिहेवियर चेंज पॉसिबल होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म चेंज तभी संभव होता है जब व्यक्ति विश्वास करता है कि परिवर्तन संभव है। यानी सिर्फ व्यवहारिक मैकेनिक्स नहीं, बल्कि भावनात्मक विश्वास और सामाजिक सपोर्ट भी हैबिट चेंज में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ऑथर टोनी डंजी का एग्जाम्पल देते हैं, जो NFL की एक वीक टीम को चैंपियंस बना देता है। वो प्लेयर्स को रिपीटेडली एक ही पैटर्न सिखाता है, वो उनकी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस को बदलने पर काम करता है। यानी जब कोई प्लेयर गेम में कंफ्यूजन में होता है तो उसके दिमाग में प्रैक्टिस्ड रूटीन ही ट्रिगर होता है। डंजी इसी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को बेटर बना देता है, जिससे पूरी टीम की परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ एक बड़ी बात यह निकल कर आती है कि चेंज सस्टेनेबल तभी होता है जब हम हैबिट लूप को समझें और कॉन्शियसली रूटीन को मॉडिफाई करें, लेकिन साथ ही बिलीव करें कि चेंज पॉसिबल है। चैप्टर के आखिर में यह एम्फसाइज किया गया कि हैबिट्स कभी पूरी तरह नहीं जाती, लेकिन उन्हें बदलकर हम अपने जीवन की डायरेक्शन बदल सकते हैं। हम स्ट्रेस, एंगर, फियर जैसे इमोशंस को अनहेल्थी रूटीन्स से नहीं, बल्कि बेटर रूटीन्स से हैंडल करना सीख सकते हैं, और यही है गोल्डन रूल। इन शॉर्ट, अगर आप किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो उसे डिलीट मत कीजिए, बल्कि उसी क्यू और रिवॉर्ड के साथ उसकी रूटीन को बदलिए और फिर उसमें विश्वास जोड़िए, क्योंकि बिलीफ इज द रियल फ्यूल फॉर हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 4: कीस्टोन हैबिट्स और द बैलेड ऑफ पॉल ओनील, व्हिच हैबिट्स मैटर मोस्ट। इस चैप्टर में ऑथर ने एक खास तरह की हैबिट का जिक्र किया है जिसे वो कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं।
ये ऐसी हैबिट्स होती हैं जो एक बार बदल जाए तो वो आपकी लाइफ के कई दूसरे हिस्सों को भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, जैसे डोमिनो इफेक्ट। इन हैबिट्स को टारगेट करना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि इनसे पूरे बिहेवियर सिस्टम में बदलाव आने लगता है। चैप्टर की शुरुआत होती है पॉल ओनील की कहानी से, जो 1987 में अल्कोआ नाम की स्ट्रगलिंग एल्यूमिनियम कंपनी के सीईओ बने। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो प्रॉफिट्स, एफिशिएंसी या कॉस्ट कटिंग की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज की बात की, वर्कर सेफ्टी। उन्होंने कहा कि अल्कोआ दुनिया की सबसे सेफ कंपनी बनेगी। शुरू में लोग कंफ्यूज थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि जब सेफ्टी पर फोकस किया गया तो एम्प्लॉयज ज्यादा अलर्ट हुए, कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ, ऑपरेशनल प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन होने लगे और अल्कोआ की परफॉर्मेंस अचानक बहुत इंप्रूव हो गई। प्रॉफिट्स बढ़ गए, एक्सीडेंट्स घट गए और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर बदल गई, सिर्फ एक हैबिट को बदलने से। यहाँ पॉइंट यह है कि कीस्टोन हैबिट्स ऐसे पैटर्न्स ट्रिगर करते हैं जो बाकी बिहेवियर्स को भी बदलने लगते हैं। ये हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को अफेक्ट करती हैं। जैसे अगर कोई पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करता है तो वह बेहतर खाना भी खाने लगता है, स्मोकिंग छोड़ देता है और प्रोडक्टिव फील करता है। एक्सरसाइज एक कीस्टोन हैबिट की तरह काम करता है। रिसर्च ये भी बताती है कि कीस्टोन हैबिट्स अक्सर स्मॉल विंस प्रोड्यूस करती हैं, यानी छोटे छोटे सक्सेस मोमेंट्स जो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और पर्सन को मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए। इन छोटे विक्ट्रीज की वजह से पर्सन को लगता है कि वो कंट्रोल में है और यही फीलिंग लॉन्ग टर्म चेंज को फ्यूल करती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया कि सक्सेसफुल पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस उन हैबिट्स पर जोर देते हैं जो आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करें और रिपल इफेक्ट क्रिएट करें। वो सिर्फ सुपरफिशियल चेंजेस नहीं करते, बल्कि ऐसे बदलाव लाते हैं जो फाउंडेशन को हिला देते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो ऐसी हैबिट्स आइडेंटिफाई कीजिए जो बाकी चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस करें। वही हैं कीस्टोन हैबिट्स। इन्हें बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसमें सफल हो गए तो ये हैबिट्स आपकी पूरी आइडेंटिटी, रूटीन और परफॉर्मेंस को बदल सकती हैं। चैप्टर 5, स्टारबक्स एंड द हैबिट ऑफ सक्सेस व्हेन विल पावर बिकम्स ऑटोमैटिक। इस चैप्टर में चार्ल्स डुहिग ने फोकस किया है एक ऐसी ताकत पर जो लगभग हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे होती है, और वो है विल पावर। लेकिन यहाँ विल पावर को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा गया है। ऑथर बताते हैं कि विल पावर कोई फिक्स्ड स्किल नहीं है, बल्कि ये एक मसल की तरह होती है जिसे प्रैक्टिस और सही हैबिट से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। स्टारबक्स का एग्जाम्पल लेकर बताया गया कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ कॉफ़ी बनाना नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल भी सिखाती है। स्टारबक्स ने स्पेशली ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप किए जिसमें एम्प्लॉयज़ को यह सिखाया जाता है कि किसी डिफ़िकल्ट कस्टमर से कैसे डील करें, स्ट्रेस के समय कैसे काम रहें, और यह सब हैबिट्स के ज़रिए सिखाया जाता है। ऑथर बताते हैं कि जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो मोस्टली अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स पर ही रिवर्ट करता है। इसलिए अगर उसकी हैबिट ही काम रहना बन जाए तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल कर सकता है। स्टारबक्स के कई एम्प्लॉयज़ जो पहले स्कूल ड्रॉप आउट थे, उनमें कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी डेवलप हो गई सिर्फ सही हैबिट ट्रेनिंग से। यहाँ एक और की आइडिया है, जब हम विल पावर को हैबिट बना लेते हैं तो हमें हर बार डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी सेल्फ कंट्रोल खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ऑटो पायलट पर। इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद के लिए क्लियर रूल्स और प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज सेट करें, जिसे स्टारबक्स लेटे मेथड कहता है। सुनो, स्वीकार करो, कार्रवाई करो, थैंक, एक्सप्लेन। ये एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन है जो हर टफ मोमेंट में गाइड करता है। इस चैप्टर में एक स्टडी भी एक्सप्लेन की गई है जिसमें पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने खुद को छोटे छोटे गोल्स दिए और डेली रूटीन्स बनाई, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर रही। उनकी विल पावर स्ट्रॉन्गर थी क्योंकि उन्होंने उसे कंसिस्टेंटली ट्रेन किया था। एक पावरफुल इंसाइट यह भी दी गई कि विल पावर को सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब हम लगातार डिसीजंस ले रहे होते हैं, यानी डिसीजन फटीग। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बना लेते हैं तो आपका ब्रेन कंसर्व कर सकता है एनर्जी, क्योंकि आपको हर बार सोचने की ज़रूरत नहीं होती। इन शॉर्ट, विल पावर एक की हैबिट है जो प्रैक्टिस और रेपिटेशन से डेवलप होती है।
जब इसे हैबिट्स में बदल दिया जाता है तो ये ऑटोमेटिक हो जाती है और लाइफ के हर फील्ड में सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ अ क्राइसिस, हाउ लीडर्स क्रिएट हैबिट्स थ्रू एक्सीडेंट एंड डिजाइन। इस चैप्टर में ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स कैसे बनती हैं, कैसे वो बहुत पावरफुल होती हैं और कैसे लीडर्स किसी क्राइसिस का इस्तेमाल करके उन हैबिट्स को बदल सकते हैं। पॉइंट यह है कि कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस भी इंडिविजुअल्स की तरह ही हैबिट ड्रिवन होती हैं और कई बार उनकी सक्सेस या फेलियर उनकी इंटरनल हैबिट्स पर निर्भर करती है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक ट्रैजिक इंसिडेंट से। लंदन में एक अंडरग्राउंड ट्रेन फायर जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि फायर ब्रिगेड, पुलिस और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के पास क्लियरली डिफाइंड हैबिट्स नहीं थी कि इमरजेंसी में किसे क्या करना है। सब कंफ्यूज थे क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस की कमी थी। ऑथर बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में जब कोई सिस्टम स्मूथली चलता है तो वो एक्चुअली अनरिटन रूल्स और हैबिट्स पर चलता है। एम्प्लॉयज डिसीजंस लेते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और बिहेवियर रिपीट करते हैं, मोस्टली बेस्ड ऑन इंटरनल कल्चर और पैटर्न्स जो रोज होते हैं। लेकिन जब कोई क्राइसिस आता है तो वो इन हिडन हैबिट्स को सामने ला देता है और लीडर्स को मौका देता है उन्हें बदलने का। पॉल ओ'नील का एग्जाम्पल दोबारा यूज किया गया है। इस बार बताया गया कि कैसे उन्होंने सेफ्टी को एक ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट बना दिया। उन्होंने इंटेंशनली ऐसे सिस्टम्स बनाए जिसमें एम्प्लॉयज ओपनली रिपोर्ट करें और कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट हो। उन्होंने क्राइसिस को अवॉइड नहीं किया बल्कि उसे यूज किया एक न्यू कल्चर डिजाइन करने के लिए। यह भी बताया गया कि लीडर्स हैबिट्स को दो तरीकों से शेप करते हैं, एक्सीडेंट से और डिजाइन से। कई बार क्राइसिस अचानक आते हैं और लीडर्स को फोर्स्ड चेंज करना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट लीडर्स जानते हैं कि हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी है बिहेवियर पैटर्न बदलने की। एक और एग्जाम्पल रोड आइलैंड हॉस्पिटल का है, जहां एक डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया क्योंकि नर्सेस डरते थे उसे चैलेंज करने से। वहां भी प्रॉब्लम थी बैड ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स की। बाद में जब सिस्टम्स बदले गए और क्लियरली डिफाइंड रोल्स और रिएक्शंस बनाए गए, तब जाकर पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव हुई। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस सिर्फ रूल्स और विजन पर नहीं चलती बल्कि उनकी इनविजिबल डेली हैबिट्स पर चलती है। और जब कोई क्राइसिस आता है तो लीडर्स को चांस मिलता है उन हैबिट्स को बदलने का, लेकिन उसके लिए उन्हें कॉन्शियस और करेजियस कल्चर रीडिजाइन करना पड़ता है। चैप्टर 7, हाउ टारगेट नोज व्हाट यू वांट बिफोर यू डू, व्हेन कंपनीज प्रेडिक्ट एंड मैनिपुलेट हैबिट्स। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि कैसे कंपनीज, स्पेशली रिटेलर्स जैसे टारगेट, लोगों की बाइंग हैबिट्स को डीपली एनालाइज और प्रिडिक्ट करते हैं। और कई बार तो उस इंसान को खुद पता नहीं होता कि वो क्या चाहता है, लेकिन कंपनी पहले ही जान लेती है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक टीनेज गर्ल की कहानी से, जिसे टारगेट ने प्रेगनेंसी रिलेटेड एड्स भेजना शुरू कर दिया। उसके पिता को गुस्सा आया, लेकिन बाद में पता चला कि लड़की सच में प्रेग्नेंट थी। टारगेट ने यह कैसे पता लगाया? इसके पीछे था डेटा एनालिसिस और हैबिट पैटर्न की डीप अंडरस्टैंडिंग। रिटेल कंपनीज मासिव अमाउंट्स ऑफ डेटा कलेक्ट करती हैं, जैसे आपने क्या खरीदा, कब खरीदा, किस स्टोर से खरीदा, और फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स से यह प्रिडिक्ट किया जाता है कि आप फ्यूचर में क्या खरीद सकते हैं। टारगेट के एक डेटा एनालिस्ट ने बताया कि प्रेगनेंसी जैसी सिचुएशन में लोग अपने पुराने ब्रांड हैबिट्स छोड़कर नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जहां कस्टमर बिहेवियर चेंज होता है, और यही पॉइंट कंपनीज यूज करती हैं न्यू हैबिट्स इंस्टॉल करने के लिए। ऑथर बताते हैं कि कंपनीज कैसे क्यू और रिवॉर्ड को टारगेट करती हैं ताकि वो अपनी तरफ से रूटीन सेट कर सकें। यानी जब भी आप किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत महसूस करें, क्यू, तो आप उनकी ब्रांड पिक करें, रूटीन, और आपको कंफर्ट या सेटिस्फैक्शन मिले, रिवॉर्ड। इस तरह से एक ब्रांड हैबिट बन जाती है। लेकिन इसमें एक एथिकल एंगल भी है, क्योंकि जब कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट करने लगती हैं तो वो मैनिपुलेट भी करने लगती हैं। इसलिए टारगेट जैसे रिटेलर्स ने एक नया तरीका अपनाया, वो एड्स को कैमोफ्लाज करने लगे। यानी प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स के साथ रैंडम प्रोडक्ट्स भी दिखाते थे ताकि यूज़र को लगे कि यह एक नॉर्मल एड है। चैप्टर में एक और इंसाइट ये दी गई कि हैबिट्स को समझना और उनका फ़ायदा उठाना सिर्फ बिजनेस सक्सेस नहीं,
बल्कि कस्टमर बिहेवियर को शेप करने का भी तरीका बन गया है। इन शॉर्ट, आज की दुनिया में कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो आपकी हैबिट्स को समझकर मैनिपुलेट करती हैं। और अगर हम अपने डिसीजंस को सही तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें खुद अपनी हैबिट्स को भी डीपली ऑब्जर्व करना होगा, वरना कोई और हमारे बिहेवियर का मालिक बन जाएगा। चैप्टर 8, Saddleback Church and the Montgomery Bus Boycott, हाउ मूवमेंट्स हैपन। इस चैप्टर में ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि लार्ज स्केल सोशल मूवमेंट्स कैसे बनते हैं और इसमें हैबिट्स ऑफ सोसाइटी का क्या रोल होता है। चैप्टर 2 मेजर एग्जाम्पल्स पर फोकस करता है। पहला है मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट और दूसरा है सैडलबैक चर्च का राइज। मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट की शुरुआत हुई थी रोजा पार्क्स के अरेस्ट से, लेकिन यह मूवमेंट एक रात में नहीं बना। ऑथर बताते हैं कि जब पार्क्स को गिरफ्तार किया गया तब एक मैसिव रिस्पॉन्स इसलिए आया क्योंकि वो पहले से ही कम्युनिटी में नोन और रिस्पेक्टेड थी। उनका अरेस्ट लोगों के अंदर पहले से बनी सोशल हैबिट्स और एक्सपेक्टेशंस को ट्रिगर करता है। यहाँ पर 3 चीजें प्ले करती हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज, मतलब वो हैबिट्स जो फ्रेंड्स और फैमिली के बीच बने होते हैं। वीक टाइज यानी डिस्टेंट एक्वेंटेंसेस जो नई इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। पीयर प्रेशर और आइडेंटिटी हैबिट्स, लोग अपने बिहेवियर को दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बदलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर्स ने इन एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया और इंटेंशनली ऐसे सिस्टम्स बनाए जहां लोगों को लगे कि मूवमेंट का हिस्सा बनना उनकी पर्सनल आइडेंटिटी और कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन का हिस्सा है। दूसरा एग्जाम्पल है रिक वॉरेन और उसकी सैडलबैक चर्च का। वॉरेन ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि कैसे लोगों को एक कम्युनिटी में इमोशनली और स्पिरिचुअली एंगेज किया जाए, और वो भी हैबिट्स की हेल्प से। उन्होंने स्मॉल ग्रुप्स बनाए जहां लोग रेगुलरली मिलते, डिस्कस करते और एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करते। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल मूवमेंट्स 3 स्टेजेस में डेवलप होती हैं। पहले स्टेज में होते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स, स्ट्रॉन्ग टाइज, दूसरे में वाइडर कम्युनिटी का स्प्रेड, वीक टाइज, और तीसरे में न्यू हैबिट्स और आइडेंटिटी की फॉर्मेशन जो लोगों को कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट के लिए पुश करती है। इन दोनों केसेस में ट्रांसफॉर्मेशन तब पॉसिबल हुआ जब लोगों की एग्जिस्टिंग हैबिट्स और सोशल नॉर्म्स को स्मार्टली रीडिजाइन किया गया। मूवमेंट कोई एक बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता, वो धीरे धीरे छोटे छोटे हैबिट शिफ्ट से बिल्ड होता है। इन शॉर्ट, चाहे वो सिविल राइट्स हो या रिलीजन, कोई भी बड़ा बदलाव तब तक नहीं होता जब तक वो लोगों की डेली हैबिट्स, आइडेंटिटी और सोशल एक्सपेक्टेशंस में डीपली एम्बेड न हो जाए। रियल मूवमेंट्स हैबिट ड्रिवन होते हैं और जो लीडर्स इस साइकोलॉजी को समझते हैं वही असली बदलाव ला पाते हैं। चैप्टर 9, द न्यूरोलॉजी ऑफ फ्री विल, आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैबिट्स। इस आखिरी चैप्टर में ऑथर ने एक डीप और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल उठाया है। क्या हम अपने हैबिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या जब कोई पर्सन कोई गलत काम करता है तो उसका दोष उसके ऊपर है या उसके ब्रेन की ऑटोमेटिक हैबिट्स पर? चैप्टर की शुरुआत होती है एक रियल लाइफ कोर्ट केस से। एक आदमी ने नींद में अपनी सास की हत्या कर दी, लेकिन उसने दावा किया कि वो स्लीप वॉकिंग में था और उसे कुछ याद नहीं। साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि उस समय उसका ब्रेन कॉन्शियस नहीं था, लेकिन उसके हैबिचुअल पैटर्न्स एक्टिव थे। कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। इसके कॉन्ट्रास्ट में एक और केस डिस्कस किया गया ब्रायन थॉमस नाम के व्यक्ति का, जिसने अपनी वाइफ को स्लीप वॉकिंग के दौरान मार डाला था। साइंटिफिक एनालिसिस ने दिखाया कि वो भी हैबिट लूप का रिजल्ट था, लेकिन इस बार कोर्ट ने उसे गिल्टी नहीं माना क्योंकि उसने कॉन्शियसली कोई इंटेंट नहीं दिखाया था। यहाँ ऑथर समझाते हैं कि हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं कि कई बार वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, स्पेशली जब ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान अपने एक्शंस के लिए फ्री हो जाता है, क्योंकि हैबिट्स को डिज़ाइन भी किया जा सकता है। साइंटिफिक रिसर्च से यह भी पता चलता है कि ब्रेन में डिसीजन मेकिंग और हैबिट फॉर्मेशन अलग अलग सिस्टम्स में होते हैं। हैबिट एक बार बन जाए तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन उसे चेंज करने की कैपेबिलिटी हमारे पास होती है, और यही बात हमें अकाउंटेबल बनाती है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम हैबिट के क्यू रूटीन रिवॉर्ड को समझते हैं, अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या हमें ट्रिगर करता है
और कॉन्शियसली नए रिस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं तो हम अपने पुराने डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को बदल सकते हैं। चैप्टर के अंत में एक स्पष्ट संदेश दिया गया, हैबिट्स हमें डिफाइन करते हैं लेकिन हम भी उन्हें रीडिफाइन कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हम अपनी हैबिट्स को पहचानें, उन्हें डिज़ाइन करें और अगर कोई गलत पैटर्न है तो उसे चेंज करने की कोशिश करें। इन शॉर्ट, हमारा ब्रेन हैबिट्स से भरा हुआ है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझें कौन सी हैबिट्स हमें कंट्रोल कर रही हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। फ्री विल का मतलब है अवेयरनेस और कॉन्शियस एफर्ट, और वही हैबिट चेंज का फाउंडेशन है। कंक्लूजन। तो चलिए एक बार द पावर ऑफ हैबिट की पूरी जर्नी को संक्षेप में दोहराते हैं। हैबिट लूप। हर आदत एक सिस्टम के तहत काम करती है। क्यू, संकेत, रूटीन, आचरण और रिवॉर्ड, इनाम, यही तीनों मिलकर हमारे हर दिन के डिसीजंस और एक्शंस को शेप करते हैं। क्रेविंग इज द ड्राइविंग फोर्स। किसी भी हैबिट को सिर्फ समझना नहीं, उसे फील करना जरूरी है। क्रेविंग ही वो इनविजिबल ताकत है जो हमें बार बार वही काम करने के लिए खींचती है। गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। पुरानी आदत को मिटाइए मत, बस उसमें बदलाव लाइए। क्यू और रिवॉर्ड को बनाए रखते हुए रूटीन को बदलना ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। कीस्टोन हैबिट्स। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी जिंदगी में बदलाव ला देती हैं। उन्हें पहचानिए और सबसे पहले वही बदलिए। विल पावर एज अ हैबिट। आत्मनियंत्रण कोई जादू नहीं है, ये भी एक हैबिट है जिसे प्रैक्टिस और सही रणनीति से मजबूत किया जा सकता है। हैबिट्स शेप ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट्स। सिर्फ इंसान नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस और समाज भी हैबिट्स से चलते हैं, और एक क्राइसिस एक बड़ा बदलाव लाने का पावरफुल मौका बन सकता है। अवेयरनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी हैबिट्स चाहे ऑटोमेटिक हों, लेकिन उन्हें समझना, बदलना और बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। फ्री विल का मतलब ही है जागरूक होकर एक्शन लेना। तो सवाल ये नहीं है कि आपकी कौन सी हैबिट्स हैं, सवाल ये है कि क्या आप उन्हें चुनते हैं या वो आपको चला रही हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत हैबिट्स से कीजिए, क्योंकि छोटे बदलाव ही बड़ी जीत की शुरुआत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी और इसके मेन पॉइंट्स। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।